बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 4 स्टोरीज पर बात करेंगे आज के वीलॉग में। पहली तो फौजी अदालतों में होने वाली कार्रवाई के हवाले से है। दूसरा, लॉयर्स के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्ट किए जाने वाला ग्रुप था, हामिद खान ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप भी उसको कहते हैं, वो जीता है। इसके ऊपर रोशनी डालूंगा। इमरान खान साहब की गुफ्तगू है अडयाला से, उसके ऊपर बात करेंगे। और अमेरिका से एक बहुत बड़ी स्टोरी है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फौजी अदालतों की जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री को ख्वाजा हारिस अहमद साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। मैं रिमार्क्स पढ़ता हूं और फिर साथ साथ उन रिमार्क्स पर अपना तज्जिया, अपने रिमार्क्स वगैरह भी देता चला जाता हूं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इस प्रोसीडिंग में, मतलब कि मैंने तो आपको पहले कहा कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से होने वाली प्रोसीडिंग मेरे लिए काफ़ी हद तक गैर मायनी इसलिए हो चुकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे कालक तो मली जा चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स ने सिविलियंस को सजाएं सुना दी हैं। कहीं पे वो माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं, कहीं पे वो सज़ा का ऐलान कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से उनका डोमेन ही नहीं था। और ये इंक्रोचमेंट है और वायलेशन है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो वो तो हो गया है, अब उसको अंडू उन्होंने करना है तो या नहीं करना, ये भी एक अलग बात है। लेकिन चलें रिमार्क्स पढ़ते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का तरीकाकार पर मुतमिन करें, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा। तो इस और फिर जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में, वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ये जस्टिस मुसरत हिलाली कह रही है। ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस अफसर ने ट्रायल सुना ही नहीं, वो कैसे फैसला देता होगा? मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए, मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी अफसर का इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? मिलिट्री ट्रायल के तरीकाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूंगा, ये फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा। तो ये जो रिमार्क्स हैं, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि राइट नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि फौजी अदालतों के केस को सुन रहा है, अभी तक खुद को मुतमिन करने की कोशिश में है कि हमें तरीकाकार समझाएं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलता कैसे है। ये वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस को वो कह रहे हैं, और वकील साहब आगे से कह रहे हैं कि जी मैं मुकम्मल बयान करूंगा। तो जब आपको अभी तक ये पता ही नहीं, या आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, रिकॉर्ड से पता लग रहा है ना कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कैसे चलता है, तो क्या जल्दी थी मशरूत इजाजत देने की? मतलब कि वो तो इंटरिम रिलीफ जो आपने दे दिया, दैट अमाउंट्स टू द फाइनल रिलीफ। जब ये चीजें अभी तय होनी थी, तो यू वर नॉट सपोज टू गिव अ कंडीशनल परमिशन टू द मिलिट्री कोर्ट टू प्रोनाउंस वर्डिक्ट्स अगेंस्ट द सिविलियंस। लेकिन ये कर दिया उन्होंने। आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है, और स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। वकील ख्वाजा हारिस अहमद, ख्वाजा हारिस साहब एज ए लॉयर बड़े काबिल वकील हैं। वो ये मतलब कि वो नवाज शरीफ के भी वकील थे, वो इमरान खान साहब के भी वकील थे, अब वो वजारत दिफा के भी वकील हैं। तो काबिलियत तो उनकी जाहिर होती है कि जो भी पार्टी बड़ी फंसती है किसी मुद्दे में, वो उनको वकील कर लेती है। बट राइट नाउ एज फार एज दिस पर्टिकुलर केस इज कंसर्न, ही स्टैंडिंग एट द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। ये उनको मेरा नहीं ख्याल सूट नहीं करता था ख्वाजा हारिस के इंटेलेक्ट के लॉयर को, कि वो इस केस में रिप्रेजेंट करते वजारत दफा को। आम तासुर है कि फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने की हद तक होता है। मुनासिब होता है आप आगाह कर देते कि फौजी अदालतों में ट्रायल किन मराहिल से गुजरता है। जस्टिस नईम अफगान बताएंगे उनको कि किन मराहिल से ट्रायल गुजरता है फौजी अदालत में। मैं कहता हूं कि ये ऐसे ही है कि कल को सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बैठकर केस सुन रहे हो कि वापडा के अंदर ट्रायल हो सकता है सिविलियन का, और वापडा केस चला के सजा सुना सकती है। ऐसे ही है, उनको भी बुला के सुन लें, फिर वापडा को सुन लें, कोई महकमा भाल सफाई के अंदर ट्रायल चला लें, कोई दीगर महकमे जितने भी हैं उनके अंदर ट्रायल चला लें। ये ऐसे ही है जो ये हो रहा है। मुनासिब होता, अच्छा बलोचिस्तान हाई कोर्ट में कोर्ट मार्शल के खिलाफ मुकदमात सुनता रहा हूं, ये जस्टिस नईम अफगान कह रहे हैं। अब ये जस्टिस नईम अफगान की जरा गुफ्तगू मुलायजा फरमाएं। कोर्ट मार्शल में भी मर्जी का वकील करने की सहूलत होती है।
فوجی عدالتوں کا ٹرائل بھی عام عدالت جیسا ہی ہوتا ہے, جسٹس نعیم اقبال. تو بھائی جان آپ بھی فوجی عدالت کا ٹرائل کرتے جا کے آرمی میں چلے جاتے, ویسا ہی ہوتا ہے نا. آپ بھی ادھر ہی جا کے بیٹھتے, فوجی بن جاتے اور فوجی عدالت میں بیٹھ کے عدالت لگاتے. فوجی عدالتوں کا ٹرائل بھی. اب یہ امیجن کریں, دس از اے جج آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان, a court that is supposed to be the guardian of constitution and democracy and the principle of separation of powers. یہ اس کا جج ہے جو کہہ رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کا ٹرائل بھی عام عدالت جیسا ہی ہوتا ہے. اتنی مطلب کہ جہالت سے بھرپور سٹیٹمنٹ ہے قانونی طور پہ, جاہل سٹیٹمنٹ ہے قانونی طور پہ. فوجی عدالت میں بطور وکیل صفائی پیش ہوتا رہا ہوں, یہ جسٹس حسن رضوی صاحب کہہ رہے ہیں. ملزم کے لیے وکیل کے ساتھ ایک افسر بطور دوست بھی مقرر کیا جاتا ہے. ٹرائل میں وکلا کے دلائل بھی شامل ہوتے ہیں اور گواہان پر جرا بھی ہوتی ہے. جسٹس حسن اظہر. پھر تجھے سارے تھے کیوں بیٹھے ہو پائے نا, اے رضوی صاحب تے نعیم افغان صاحب, ایڈی سارے ٹرائل. آپ سے تو شرم آنی چاہیے ہمارے جوڈیشل سسٹم کو کہ لاکھوں مقدمات کی طوالت ہیں لوور کورٹس میں بھی اور ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی, کل ملا کے لاکھوں ہیں. اور آپ کا عام بندہ جو پاکستانی شہری ہے وہ تو بیچارہ اس کی اڑیاں رگڑی جاتی ہیں انصاف کے حصول کی خاطر, اور فیصلے نہیں ہوتے اور تاریخ پہ تاریخ ڈلتی ہے. تو یہ جب سب کچھ ہے ہی ویسا تو وہ تو بڑے کوئک ہو گئے. آپ سارے ٹرائل کریں نا پھر ادھر, اور آپ لوگ بھی گھروں کو جائیں. جو جج صاحبان سپریم کورٹ میں بیٹھ کے اس کیس کو سن رہے ہیں, ادھر بھی جرنیلوں کو بٹھائیں, اور جنرل صاحبان should be the highest court of appeal then. آپ کے اس ریمارک کی روشنی میں تو جب سب کچھ ہے ہی ویسا, اور وہ بہتر کام کریں گے, وہ اسپیڈی کام کریں گے, جلدی جلدی فیصلے سنائیں گے, اور رولے بھی نہیں ہوں گے اتنے, ایگزیکیوشن بھی ہو جائے گی, اجرا بھی ہو جائے گی. جب سب کچھ ویسا ہی ہے تو آپ لوگ بھی گھر کو جائیں. آپ کی سپریم کورٹ کی جج, آپ کو کس بات کی تنخواہ مل رہی ہے پھر یہ کام بھی ان سے لیں. فوج تو ویسے ہی ہماری الحمدللہ سارے کام کرتی ہے ہمارے, نہروں کی صفائی سے لے کے, وابڈا سے لے کے, ڈیفنس سے لے کے, پولیٹکس سے لے کے, ایڈمنسٹریشن سے لے کے, میڈیا سے لے کے, اب جوڈیشری تک لے کر آئے نا اسے, اور خود گھروں کو جائیں. پھر یہ ضروری ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ فوجی عدالت میں جج افسر بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا جی, معاملہ بنیادی حقوق اور آرٹیکل 10A کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے. وکالت, یہ اب مندوخیل صاحب آ گئے. وکالت اور بطور جج میرا مجموعی تجربہ 38 سال کا ہے. میں آج بھی خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا. فوجی عدالت میں بیٹھا افسر اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سخت سزا کا تعین کر سکے. تو یہ افغان صاحب, نعیم افغان صاحب اور حسن رضوی صاحب سے مختلف مندوخیل صاحب کے یہ ریمارکس ہیں. تو یہ ہے جی فوجی عدالتوں کا. اب اس کیس کی اگلی سنوائی جو ہونی ہے وہ کل ہونی ہے, اور اس کے بعد معاملات آگے چلیں گے. لیکن یہ جو ججز سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک جیسا ہی ٹرائل ہوتا ہے فوجی عدالت میں بھی اور عام عدالت میں بھی, میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے اگر آپ لیں, یہ خود ججز کی کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں لوگ. ایسے لوگ جن کو ایک ریگولر کورٹ آف لا, ٹرائل کورٹ میں اور فوجی عدالت میں, ملٹری کورٹ میں فرق نہیں نظر آتا اور ایک جیسا ہی لگتا ہے, تو میرے حساب سے they're not capable to sit over the seats as judges of the Supreme Court of Pakistan. بہرحال یہ فوجی عدالتوں کا ہے جی معاملہ. اور اس سے آگے میں آپ سے عرض کروں تو عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں موجودہ صورتحال جو مذاکرات کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی. وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے میری میٹنگ نہیں کروائی گئی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے مذاکرات کا مقصد صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے تاکہ 26 نومبر کے اسلام آباد قتل عام پر عوامی ری ایکشن کو کم کیا جا سکے. 26 نومبر کو پرامن شہریوں کا قتل عام کیا گیا, ان کو سیدھی گولیاں مار کر ڈی چوک میں خون سے نہلایا گیا. ہمارے کئی افراد اب تک لاپتہ ہیں. کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا واقعہ ہونے کے بعد گولیاں چلانے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے, لیکن یہ حکومت ابھی تک ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں کر پائی. جوڈیشل کمیشن کی حیثیت تھرڈ امپائر کی ہوتی اور صرف ایک غیر جانبدار کمیشن ہی 26 نومبر اور 9 مئی کے شہداء کو انصاف دلوا سکتا ہے. اگر اس قتل عام کو دبا دیا گیا تو پاکستان میں کسی کا جان و مال محفوظ نہیں ہوگا. میرا واضح پیغام ہے کہ اگر مذاکراتی عمل کو لے کر حکومت یوں ہی غیر سنجیدہ رہی اور جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات کو اگلی میٹنگ کے بعد روک دیا جائے گا.
9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया था। इस रोज चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और सीसीटीवी फुटेज भी चुरा ली गई। हम इन दोनों वाकयात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में 12 सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया। 3 साल से इस मुल्क में आईन कानून और इंसानी हकूक की पामाली जारी है। लोगों के घरों का तकद्दुस पामाल करके इनको अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद जबर किया जा रहा है, इनके घर और कारोबार तबाह किए गए। हमारे यहाँ टिकट होल्डर के लिए उनके हलकों में जिंदगी तंग कर दी गई। मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। ये केस जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 5 जजेस ने सुना, मगर 1.5 साल से इसका फैसला महफूज है और सुनाया नहीं गया। फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और सुप्रीम कोर्ट में काजी से भी रुजू किया, लेकिन इन दोनों ने भी एस्टैब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया। हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में रहे, इन पर शदीद तरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक 3 लड़कों ने दौरान हिरासत खुदकुशी की कोशिश की। समी वजीर की हालत इस तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल, आजम सवाती समेत दीगर के साथ किया गया, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। जिल्ले शाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया, इंतजार पंजौता से जानवरों की तरह सलूक किया गया। ये कौन सा असूल है कि जो तहरीक इंसाफ छोड़ दे वो 9 मई के इल्जाम से बरी है, और जो ना छोड़े इस पर हर किस्म का तशद्दुद और दबाव जायज है। हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रुजू करने के बावजूद इंसाफ नहीं मिल सका, जिसके बाद हमारे पास बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी हकूक़ को लेकर बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहदों की पाबंद है। मैंने वकला को हिदायत किया कि इन मामलात को आलमी फोरम्स पर उठाया जाए और पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई जाए। मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी यही पैगाम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का खात्मा करके जंगल का कानून नाफिज कर दिया गया है। इसलिए आपकी जानिब से तरसीलात ज़र का बाइकआउट बहुत अहम है। पाकिस्तान में मुकीम आपके प्यारों को भी वही हकूक़ हासिल होने चाहिए जो आपको बैरून मुल्क में हासिल हैं। और जब तक एजेंसियों को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया जाएगा, फिर दहशत गर्दों से कौन लड़ेगा? यही रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी दिए कि खुफिया अदारों को सियासी इंजीनियरिंग पर लगा दिया गया है। झूठ बोलकर हमारी हुकूमत पर तालिबान की आबादकारी का इल्जाम लगाया गया। हमारी हुकूमत के दौरान मुल्क हुकूमत खात्मे के 1 साल बाद तक भी दहशत गर्दी ने सर नहीं उठाया था। सब कुछ इन्हीं का कसूर है जो बलूचिस्तान के हालात के जिम्मेदार हैं। तो ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू है। ये सब 10 साल अमरीत के मंसूबे को मजबूत करने के लिए किया गया है। जो भी इस लाकानूनियत का साथ देता है, इसकी अरबों की चोरी माफ कर दी जाती है। पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर पर 280 केसेस नहीं बनाए गए। ऐसा सिर्फ जनरल याहिया ने मुजीबुर रहमान के साथ किया था, जो मेरे साथ किया जा रहा है। ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू है जी, आपने सुन ली। आगे आप सर्च करें तो वकला कम्युनिटी के जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस थे, उसमें हामिद खान ग्रुप जीता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट थी जिसको। और ये आसमा जहांगीर ग्रुप दूसरी तरफ, जिसका नाम बदनाम करके रख दिया है मौजूदा करता धरता जो है आसमा जहांगीर ग्रुप के, उसमें आजम नज़ीर ताडड़, एहसन बून साहब हैं। तो वो आसमा जहांगीर तो यूज्ड टू स्टैंड फॉर सर्टेन प्रिंसिपल्स that supported democracy and rule of law, and she stood all her life against military dictatorship. लेकिन ये लोग तो फौज की गोद में जाके बैठ गए ना, और इन्होंने नाम आसमा जहांगीर ग्रुप जो था उसके करता धरता बन के उस पूरे ग्रुप को हाईजैक करके उसकी डायरेक्शन ही बदल दी है, लेकिन वो चल आसमा जहांगीर रहा था। तो हामिद खान साहब बहुत मतलब कि इस चीज से उन्होंने टफ टाइम भी देखा कि पहले उनका इतना कोई कंपटीशन नहीं होता, फिर आसमा जहांगीर साहबा ने दिया टफ टाइम। फिर इन लोगों ने भी अच्छी पॉलिटिक्स की, आजम नज़ीर ताडड़, एहसन बून ने, जब तक कि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आए। बून साहब तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी से उनकी वाबस्तगी है, लेकिन इतने एक्टिव नहीं है। ताडड़ साहब तो आप जानते हैं कि लॉ मिनिस्टर। जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उन्होंने लॉयर्स की पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो अब वकीलों को थोड़ी बहुत होश आना शुरू हुई है। वैसे पैसों से भी बड़ा गंद पड़ा है बार की पॉलिटिक्स में, ओहदे बांटने से भी, मुफाद परस्ती की सियासत जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में होती है वो यहां पे भी होती है। लेकिन थोड़ा वकीलों को होश है यार कि ये हमें सूट नहीं करता, हम पढ़ा लिखा तबका है, हम कानून और आइन के रखवाले हैं। तो अभी हामिद खान ग्रुप इसी वजह से जीता है। और आखिरी खबर इस वीलॉग की, जो अमेरिका से मैंने आपको कहा कि मैं खुद हैरान हो रहा हूं कल रात से।
وہ مناظر دیکھ کے کہ جس میں لاس اینجلس میں بہت بڑے پیمانے پہ آگ لگی ہے، اور تقریباً سین فرانسسکو ایک بہت بڑا شہر ہے کیلیفورنیا کا، وہ کہتے ہیں کہ سین فرانسسکو کے سائز پہ لاس اینجلس جو ہے وہ افیکٹ ہو گیا، تباہ ہو گیا اس آگ سے. اور آپ اگر وہ ویڈیوز دیکھیں، مناظر دیکھیں، تو آگ کے گولے باقاعدہ طور پہ اڑ کے آگے جا رہے ہیں اور مزید چیزوں کو جلا رہے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری اور سپر پاور اور تمام تر وسائل ہونے کے باوجود ایک جگہ پہ جو آگ لگی تھی اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا، اور وہ ایسے پھیلی ہے جیسے آپ دیکھیں، آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ انگیٹھی میں آگ جل رہی ہے اور ادھر سے آپ جب وہ پنکھا چلاتے ہیں تو وہ آگ آگے کو پھیلتی ہے، تو تیز ہوا کے جھونکے اس آگ کو جو ہے نا وہ آگے لے کر جاتے ہیں، اور اس نے لاس اینجلس کو بہت بڑی تعداد میں اپنی گرفت میں لے لیا، اور 29,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ تقریباً جل چکا ہوا ہے. 1,80,000 لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہوئے ہیں وہاں سے. اور اس کے علاوہ جو بہت مہنگے لوکیلٹیز تھیں یہ ہالی ووڈ کے پاس، بیورلی ہلز وغیرہ کے پاس اور سینٹا مونیکا بیچ کے سامنے، وہاں پہ $100 ملین کا جو گھر تھا، $35 ملین کا جو گھر تھا، جو کہ جن کی پرائسز انٹرنیٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں، وہ جل کے راکھ ہو گئے ہیں اور ان کے مالکان کو ایویکیویٹ کرنا پڑا ہے. تو یہ بہت بڑے پیمانے پہ تباہی لاس اینجلس میں امریکہ میں آئی ہے، اور اس کو امریکن گورنمنٹ جو ہے قابو کرنے میں اس وقت لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی تک قابو میں نہیں آ رہی. تو اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.